नमः श्री गणेश की वंदना कर। ओम श्री गणपति नमः श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान धर। गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत किया जाता है और पहले भाग के का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत किया जाता रहा। दैनिक पंचांग जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें छवि डेटा जो भी लिए हैं पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ। आज गुरुवार है, गुरु का दिन है। गुरु को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के प्रस्तुति में पंचांग पंचांग जो बोलचाल की भाषा में या हमारे मन मस्तिष्क में जो पंचांग घूमता है वह पंचांग और वास्तविक पंचांग में अंतर होता है। पंचांग में हम केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। साथ ही पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए आइए अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें, पंचांग का अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही इसे साझा करें अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें। पंचांग का अनुसरण करके वे भी अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और हम सब उनके इस प्रयास के लिए में माध्यम। तो चलिए पंचांग के मुख्य पृष्ठ पे चलते हैं। पहले भाग पर दिनांक 3 जुलाई 2025 महासार पक्ष शुक्ल शाका संपत 1947 विश्व वसु विक्रम संवत 2082 कला युग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:02 पर और सूर्यास्त 6:45 पर। सनराइज 5:02 AM, सनसेट 6:45 PM। दिशा सोलास का दक्षिण है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता लाएं। पंचांग के पांचों अंक वार गुरुवार, तिथि दिन के 2:06 तक अष्टमी, उसके बाद नौमी, नक्षत्र प्रांत 1:50 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा, योग संध्या 6:36 तक परी, उसके बाद शिव, करण प्रांत 2:06 तक पौ, उसके बाद बालव और बालव का रात्रि कल घोर में 3:17 तक रहेगा, उसके बाद खोलक। तो ये है पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसी। तो जब तक अष्टमी तिथि है वे शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद नौमी तिथि जैसे ही आरंभ होता है, भोलेनाथ गौरी माँ गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि सुखप्रद है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 तक, अमृतकाल दिन के प्रातः 7:09 से 8:56 तक, रवि योग अपराह्न 1:50 से 5:03 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:15 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:36 से 3:19 तक, गुलिक काल प्रातः
8:28 से 10:11 तक, यमगंड प्रातः 5:03 से 6:46 तक, और वज्र मुहूर्त रात्रि 10:50 से मध्य रात्रि 0:30 तक। इस प्रकार मुहूर्त हमारे समाप्त होते हैं, और हम आपको अब ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर, जो प्रातः स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे प्रातः सुबह का। आज चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में भ्रमण करने वाले हैं। तो चलिए ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। अंश के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शनिदेव, ये सभी शक्तिशाली हैं। शुक्रदेव, राहु और केतु अभी कमजोर अवस्था में। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह। और वह ग्रह शुक्रदेव अपनी ही राशि न। सूर्य देव के राशि में बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है। सूर्य की राशि में 2 ग्रह हैं। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। चंद्रमा और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में है जिनके स्वामी बुध बनते हैं, और बुध कर्क राशि में है जिनके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। केतु, मंगल और बुध 3 ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, और इनके ग्रहों में कोई राशि, कोई भी, इनके नक्षत्रों में कोई भी ग्रह नहीं। सूर्यदेव, राहुदेव और शनिदेव, ये तीनों ग्रहों के नक्षत्रों में 2 2 ग्रह। और बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, इस प्रकार बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। तो ये रहे हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देख गोचर को देखते हैं, जो पूरे मास का है, जो आपकी सूचना प्रस्तुत है। पहला जो ग्रह का गोचर होने जा रहा है इस माह में, वो सूर्य देव को, चंद्रमा को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद करते हैं। सूर्य देव का जो नक्षत्र परिवर्तन है 16 जुलाई को है। बृहस्पति का बृहस्पति का अस्त जो है वे 9 जुलाई को समाप्त होगा। बुध देव 19 जुलाई से अस्त हो गए। चंद्रदेव 24 जुलाई से अस्त। शनि बकरी ग्रह की स्थिति, शनि देव 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं, और 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे। बुध देव 18 जुलाई को बकरी हो रहे हैं 10:13 पर, और 11/8 तक वो बकरी रहेंगे। तो ये रहे बकरी ग्रहों की स्थिति। और इस प्रकार ग्रहों की गोचर तालिका आपको पूरे वर्ष का, पूरे जुलाई मास का दिन हमने रखा हो सक आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी। तब चलते हैं दूसरे भाग में। यह नवतारा चक्र पर पद्धति तारा बलम, नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित तारा बलम है, जो चंद्रमा जिस गोचर को होते हैं, जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं, और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे अध्ययन किया जाता है। और नौ तारा ये चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो आज का परिणाम होता है, वहीं अन्य ग्रहों का से हम महादशा का देखते हैं। नौ तारा चक्र से महादशा का कैसा फल होगा। ग्रहों में जन्म कुंडली में, ग्रह कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, किंतु नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार परिणाम अच्छे नहीं दे रहे हैं, तो अच्छे फल नहीं हो। इसके अतिरिक्त
जीवन में हमारे साथ मिलने वाले बहुत से लोग, उनके नक्षत्र से अध्ययन करें तो ऐसे हो सकते हैं कि कुछ लोग हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो, हम उनके लिए फायदेमंद हो, और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और हमने एक वीडियो भी डाला है, आप उसे जरूर पढ़ें, ज्ञानवर्धक वर्धन करें और इसका उपयोग करें। संक्षेप में बता दें कि ग्रहों के 12 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। पिछले 27 नक्षत्र जो होते हैं उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया, पहला से 9वां तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में, और 3 श्रेणी में रखकर ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह बने नवतारा चक्र के, शुक्र दूसरे, पुरुष तीसरे, चंद्रमा चौथे, मंगल पांचवें, राहु छठे, बृहस्पति सातवें, शनि आठवें और बुध नौवें। और इस प्रकार पहला जो ग्रह केतु बने और हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उनका स्वामित्व मिला केतु देव, यानी अश्विनी पहला ग्रह बने, 10वां पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र मूला, इसके स्वामित्व केतु देव को दिया गया। और इसी तरह से शुक्र का को भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ मिला, सूर्य को कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ मिल गया, चंद्रमा के पाले रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र आए, मंगल देव स्वामी बने मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा नक्षत्र के, राहुदेव आद्रा, स्वाति और शतभिषा के, पुनर्वसु वैसा विशाखा, पूर्वा भाद्रवी बृहस्पति देव के, और शनि देव के पौष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अंतिम अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र समूह, ये अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये नक्षत्र का स्वामित्व बुध को मिला। अब इस तरह से नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ दिया गया। फलित कैसे करते हैं? तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से उनके स्वामी से गणना आरंभ होती और वे पहला ग्रह बनते हैं। महादशा के अनुसार नहीं इसको देखा जाता, ये पहला ग्रह बनते हैं। पहला ग्रह जो होता है वे मिश्रित फल देते हैं, और वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह क्रमशः अशुभ फल देते हैं, और अशुभता की मात्रा जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ती है। यानी पहला से ज्यादा तीसरा में, तीसरा से ज्यादा पांचवा में, और पांचवा से भी ज्यादा सातवां। इनका नाम है क्रमशः पहला जन, तीसरा विपत, पांचवा प्रत्ययी और सातवां नैधन्य। स्वाभाविक है सातवां बहुत अधिक पीड़ादायक है, नाम भी नैधन्य है। प्रत्यय अशुभ है, बाधादायक। और इस प्रकार दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं पहले ग्रह से गणना करने में वे सुफलदायी। तो इस प्रकार हम अग्रिम यह देख सकते हैं कि कौन ग्रह हमारे लिए फायदेमंद है, कौन ग्रह नहीं, और उसके अनुरूप हम काम कर सकते हैं, दैनिक कार्य भी। और कोई कहीं यात्रा करना हो, शुभता लानी हो, या कोई भी शुभ काम करने हो, उसके लिए मुहूर्त देख। तो चलिए, ये रहा नवतारा चक्र पद्धति पर हमारे कुछ जानकारी। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसका वीडियो हमने डाला है और आपके अनुरोध पर प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। और पहले वीडियो में हमने विस्तार से बताने की कोशिश की है कि नवतारा चक्र पद्धति होता क्या। साथ ही भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी उसमें डाली है, जिससे यह साबित होता है कि नवतारा चक्र पद्धति कितना सटीक काम करता है, क्योंकि उस जन्म कुंडली से भगवान राम, मां सीता की जन्म कुंडली से
हम यह देख सकते हैं कि माँ सीता का संबंध राम से साथ कैसा है नक्षत्र के अनुसार, उसी तरह राम का संबंध सीता से कैसा है, भगवान राम का हनुमान के साथ कैसा है, हनुमान का भगवान राम के साथ कैसा है, आदि आदि। तो इस तरह से हम फल को देख सकते हैं। तो आप जरूर पढ़ें, उस वीडियो को देखें, उसमें हमने मेहनत कर उस प्रस्तुति को रखा है। लाइक भी करें और शेयर भी करें, साझा भी करें अपने मित्रों परिजनों से व्यक्तियों, ताकि उनके जीवन में भी होता है। जब हम पहले से जान जाए कि यह दशा महादशा का फल हमारे साथ खराब होगा, हमारी ये अवधि खराब होंगे, इस व्यक्ति का जातक हमारे लिए समस्या कारक होगा, तो हम उपाय के तौर पर पहले कर सकते हैं कि ताकि शुभता ज्यादा रहे अशुभता कम रहे। तो चलिए अब आपको चलते हैं तारा बलन की तरफ, जो आज का चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में कैसा फल। तो चंद्रमा का गोचर आज रोहिणी हस्ता हस्ता नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र, इसके स्वामी चंद्रमा ही बनते। और यदि किसी व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो जन्म नक्षत्र में उनका जो है, हम उसको इस तरह से निकालेंगे और उस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये वर्टिकली हम कहें तो वर्टिकली हमारा चंद्रमा का गोचर है और हॉरिजॉन्टली हमारा अपना नक्षत्र है। तो यदि हम देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है या हस्ता या श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो पहला भाग जन्म का है जो कि कम पीड़ादायक। और उसके बाद यदि हम देखते हैं कि हमारा जब आगे समय बढ़ता है, तब हम ये देखते हैं, तो ये देखते हैं यह संपत है हमारे लिए, आज का दिन शुभ है। इसी प्रकार हम हर ग्रहों का, हर नक्षत्रों का, हर व्यक्ति देख सकते हैं और तदनुरूप काम कर सकते हैं। जब भी मुहूर्त में ऐसा समय आया तो उसे त्याग कर देना चाहिए। उस अगर यदि संभव हुआ तो मुहूर्त को त्यागना चाहिए, ताकि आपके लिए शुभता है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों का सुझाव हमारे पास आया कि यदि हमारे पास अशुभ दिन है आज नक्षत्र के अनुसार, तो शुभता कैसे आए। तो इसको हमने संकलित करने का कोशिश किया है, लेकिन कहीं हमें ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है, इससे प्रमाणित नहीं कर सकते। तो चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं, और उपाय के तौर पर पीला कद्दू, पत्ते वाली सब्जी, गुड़ का दान, नमक दाल, और नैधन्य मुहूर्त में होता है तो त्याज करना जरूरी है। यानी हमारे उपाय जो है जन्म यहाँ बताते चले, यह जो उपाय है यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, कोई प्रमाणित नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लें। फिर भी आपके सूचनार्थ, यदि तारा आपका जो आज का तारा बलम का तारा है, यानी आपका जो तारा आज जो ग्रह स्वामी बने आपके, और जो नक्षत्र इसमें चंद्रमा है, दोनों को मिलाप करने पर जो भी समूह बनते हैं, वह यदि जन्म विपत तृतीय और नैधन्य है, तो उपाय के तौर पर यहाँ प्रस्तुति है। पीला जन्म में होने पर चंद्रमा को पीले कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद होने पर गुड़ का दान करें, गुड़ का दान करें, प्रत्यय होने पर नमक का दान करें, और नैधन्य हो तो त्याग करें गुड़ को, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। मजबूरी हुआ तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये पुनः बता दें, यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं है। अभी तक हमने देखा चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा फल होगा। हमारा तीसरा प्रस्तुति, चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। चंद्रमा जिस राशि में होंगे उसके अनुसार कैसा फल होगा, यह इसमें हम दर्शाने का प्रयास किए। तो चंद्रमा कन्या राशि में है, और कन्या राशि में
चंद्रमा होने से, जो कि चंद्रमा की बुध की राशि है, तो संचार संबंधी मामले आ सकते हैं। 3:19 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, और इस पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं। तो आज पहले भाग में जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं कन्या राशि से, उसमें फल उत्तम मेष राशि, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले बिंदु से कम में उस या और यही दूसरे राशि में जाने से हम देखते हैं तुला राशि में जब प्रवेश करते हैं तो मेष, वृषभ, सिंह, धनु, मकर आदि के लिए शुभ। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में हम आपको ले चलते हैं चंद्र बलम। चंद्र बलम कहते हैं चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त पर, जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और शुभ काल दर्शाता है, और यह बहुत ही उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने इसका, चूंकि इसको मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में इसको प्रयोग किया जाता है, कि कोई नए काम करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, यात्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो उसे सलाह दी जाती है कि कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखे। तो आज का इन चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता को देखते हुए, चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो डाला है, आप जरूर देखें। ये आपके लिए उपयोगी और कारगर सिद्ध होगा, और आपका झुकाव इस चौघड़िया मोड पर होगा, चूंकि यह प्रतिदिन का, प्रति घंटे का है। आप देखकर लाभान्वित हो सकते। तो चलिए चौघड़िया ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया से को ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया है, वही अंत का चौघड़िया हुआ कर। साप्ताहिक दिनों से इसका संबंध हो गया, हर साप्ताहिक दिन के स्वामी ग्रह बन गए। अतएव चौघड़िया का जो संबंध है ग्रहों से हो गया, और हर ग्रह विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए अधिकृत है, इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए शुभ। तो आज का चौघड़िया देखें। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया वार वेला, राहु काल और काल वेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये जो ऑब्स्टेकल है, जो आपके बाधा है, उन्हें परित्याग करना चाहिए, और उसका उपयोग, चौघड़िया का उपयोग करना। तो आज का चौघड़िया जो है देखें यदि, तो दिन बुधवार है, शुभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। लेकिन दिन के अमृत चौघड़िया, जो कि 1:36 से 3:19 तक है, काल हानि चौघड़िया 3:19 से 5:02 संध्या तक है, और शुभ चौघड़िया जो पहले चौघड़िया का पुनः ये है, पुनरावृत्ति है, 5:02 से 6:45 तक। यह सब जो 3 बेला हुए, इनको राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 11:54 से मध्य रात्रि 1:11 तक काल रात्रि से ग्रसित है, उसे परित्याग करना। शेष चौघड़िया का आज बहुत अच्छे दिन है। 6:45 से 8:02 तक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अमृत चौघड़िया उस वक्त। तो चलिए आज हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति कर हम 5वें भाग में आते हैं आपको लेकर, जहां अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि हम अंकों के साथ ही जन्म लेते हैं, अंकों के साथ खेलते हैं जीवन में, अंकों के साथ रहते हैं जीवन में, और अंक ही हमारे आगे पीछे चलते हैं। और अंक समस्या के कारण भी बनते हैं, पुरस्कार के भी कारण बनते हैं, क्योंकि अंक जब हमारे संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर भी
संतुलित कर, और उससे रहने से हमारे स्वास्थ्य को पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अंक ज्योतिष सीखना आसान है, उसका रिमेडियल मेजर करना भी आसान है। सीखें और इसका रिमेडियल मेजर मेजर करें, घर घर अंक ज्योतिष पहुंचे, यही हमारी कामना है। तो आज का जो हम दिन की शुभता देखने के पूर्व हल्का परिचय अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष एक अंक पर काम करता है जो 1 से 9 तक होते हैं। पांचवा अंक मध्यम अंक है, मिड में बीच का अंक है, जो कि अंकों के तालमेल को बिठाने में कामयाबी होता है, क्योंकि इसकी न किसी से दोस्ती न ही किसी से बैर है। ये बहुत ही अच्छा ग्रह है, बुध का। और हर ग्रह, यहाँ बताते चले कि शून्य को नहीं लिया जाता गणना में, क्योंकि शून्य इन्फिनिटी को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी। अब हर ग्रह, हर संख्या एक ग्रह से संबंध रखते हैं, और एक शासक ग्रह उनके होते हैं। एक के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथे के राहु, पांचवें के बुध, छठे के शुक्र, सातवें के केतु, आठवें के शनि और नौवें के मंगल। अंकों के राज दरबार में एक को राजा, दूसरे को रानी, तीसरा को गुरु और चौथा को शरारती, पांचवा को बुध राजकुमार, छठा का मंत्री, सातवां धर्मगुरु, आठवां कार्यपालक न्यायाधीश भी होता है, और नौवां सेनापति डॉक्टर। ये रहे हमारे अंक ज्योतिष के प्रमुख संख्या, उनके ग्रह, और उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है। हमारे जीवन में अंक ज्योतिष के बाद, ये चूंकि भगवान से प्रदत्त है, ईश्वर से प्रदत्त है, हम सब हमारे समक्ष आते हैं नाम के रूप में या शहर के रूप में। तो उन अंकों को हम परिवर्तित कर लेते हैं अंक ज्योतिष में, उनके अक्षरीय मूल्य से को हम अंक में डालकर, जो निर्धारित है उससे डालकर, उससे अंकों को, उन शब्दों को अंकों में परिवर्तित कर लेते हैं, और तब हम एक अंक बढ़ाकर गणना करते हैं। तो ये रहे अंक ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। आज का दिन 3/7/2025, मूलांक आज का 3, भाग्यांक 1। और आज का दिन 19 है, जो कि अति शुभ है। आज के तारीख का जो है मूलांक का योग अगर करें तो 19 होता है, वह भी शुभ है। चंद्रमा मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन। तो आज जो अंक उभर कर आया है, मूलांक में 3 और भाग्यांक में 1। और यदि हम ये देखें तो एक भाग्यांक वाले का हर मूलांक वाले के साथ बहुत ही अच्छा संबंध, राजा का संबंध हर प्रजा के, हर नागरिक से होता है। इसलिए राजा कभी किसी अंक से नाखुश नहीं होता। हाँ, 8 अंक से उसकी थोड़ी सी ठनी रहती है, बनी रहती है, इसलिए 8 अंक वाले जो चिंतित रहे। 9 अंक वाले से राजा बहुत अच्छा रहता है, उससे अच्छा मानता भी है। साथ ही साथ 9 अंक वाले से सावधान भी रहता है, क्योंकि जब भी राजा का डिथ्रोन हुआ है वह सेनापति के कारण। तो इस प्रकार अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन देखें तो हर मूलांक वाले 1 2 3 4 5 6 और 9, 6 7 और 9, ये सभी मूलांक वाले के लिए आज दिन अच्छा है। 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30, 4 12 13 22 31, 5 14 23, 6 15 24, 7 16 25 और 9 18 27। इस तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। जो जिस जातक का जन्म 8 17 26 तारीख को हुआ है उनके लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि 8 मूलांक वाले का एक भाग्यांक से संबंध अच्छे नहीं है। 8 1 का या 1 8 का संबंध अच्छा नहीं हो। तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा। सामान्यतया सभी के लिए आज अच्छा दिन। तो चलिए इसी शब्दों के साथ हम अपनी प्रस्तुति को अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। तो
से आपसे विदा लेना चाहता है। आप हमारी प्रस्तुति को देखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अनुरोध करते हैं कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अंक ज्योतिष को समझ सकें, सीख सकें, उसका अनुपालन कर सकें, उसको उपयोग कर सकें उन अंकों को, और अंकों को बैलेंस कर, संतुलित कर वे परेशानियों को आने से रोकें। तो चलिए, इन शब्दों के साथ हम चलते हैं, कल नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और शेयर करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के, इन्हीं शब्दों के साथ, ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, वे भी अपने जीवन को समृद्धशाली बना सके, अच्छे मुहूर्त का उपयोग कर सकें और नव तारा चक्र पद्धति को समझकर अपने जीवन में आने वाले खुश अच्छे समय, बुरे समय को पहचान कर, अब हर व्यक्ति से जो संबंध बन रहे हैं उसके उससे कैसे संबंध बनेंगे, उससे वह भी जानकर कुंडली का यह ग्रह कौन सा मजबूत स्थिति में, कौन सा कमजोर स्थिति में, यह खुद आकलन कर सकते हैं और आप अपना फलित कर सकते हैं। तो चलिए, अंतिम में अंक ज्योतिष और चौघड़िया मुहूर्त का जरूर प्रयोग करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, बृहस्पति की कृपा पर बरसते रहे और आप प्रसन्नचित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री विष्णुवे नमः। ओम हरि विष्णु। जय श्री राम।